सारा बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जितना प्रोटीन अमीनो एसिड आपकी बॉडी में ज़रूरी है वो तो प्रोटीन बनाने में यूज हो गया। अगर आप वर्कआउट करते हो तो, वर्कआउट नहीं करते हो तो और कम ज़रूरत पड़ेगी। सही है ना? अब जो एक्सेस बचा उसी का रोना है। रोना ये है कि आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेस अमीनो एसिड्स। आपको बता दें, थोड़ी भी अगर एक मॉलिक्यूल भी बचा हुआ है अमीनो एसिड का ना, हमारी बॉडी स्टोर नहीं करेगी, बाहर फेंक देगी। लेकिन हमारी बॉडी की आदत हमारी आदतों से अच्छी होती है। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट लाते हैं खरीद के, एक फ्रूट एक तरफ दबा है, थोड़ा सड़ा है, सड़ा है फेंक दो ना। लेकिन हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती है। अगर वो फ्रूट सड़ा है थोड़ा सा ना, वो चाकू से काटती है, कितना सड़ा है, जितना सड़ा है उतना फेंकती है, बाकी रख लेती है। मतलब जितना काम का है उतना रख लेती है। अब ये आदत हमारे अंदर नहीं होती। हम लोग तो अरे फेंको यार, बहुत पैसा है, क्यों हो जाएगा, इधर देखो। तो होता क्या है कि अब हमारे पास जो अमीनो एसिड है, साहिल इधर देखना, एक टिपिकल अमीनो एसिड बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ होता है COO, यहाँ होता है NH2। हो गया। ये अमीनो एसिड्स बहुत सारी आएंगी। आपने वर्ड सुना होगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। क्या होता है एसेंशियल? जो हमारे पास ना हो, हमें बाहर से लेना पड़े, जिसको हमारी बॉडी बना ना सके, बाहर से लेना पड़े, वो एसेंशियल। जो हमारी बॉडी बना लेती है वो क्या है? नॉन एसेंशियल। इंडिया में है भी ना, घर की मुर्गी साग बराबर। घर की चीज़ों कोई वैल्यू नहीं होती, बाहर से खरीद के लाओ तो सड़ी चीज़ लाओ, बड़ी वैल्यू होती है। सही ना? वो एसेंशियल है। हाँ, कंसेप्ट पूरा साइंस वाला आपके समाज में है। ये अमीनो एसिड अब आपको प्रोटीन बनाने में यूज होगी। लेकिन एक्सेस जो बच गई उनका क्या होगा, हमें वही तो देखना है। जो एक्सेस बच गई बेटा, उसके साथ होगा सबसे पहली बात, इसका अमीन ग्रुप हटाया जाएगा। बेटा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अगर रिएक्शन में CO2 डालते हैं तो क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। निकालते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन। पानी डालते हैं तो हाइड्रेशन। पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन। यही करते हो ना? उसी तरह बेटा अमीन ग्रुप आप निकालोगे तो रिएक्शन का नाम होगा डी एमिनेशन। क्या होगा? डी एमिनेशन। क्या बोलोगे? डी एमिनेशन। क्योंकि अमीन ग्रुप निकल रहा है तो यहां से निकल के ये चला गया। ये भाग काम का है अमीनो एसिड का। इसे हमारी बॉडी लेके चली जाएगी कहाँ? ग्लूकोनियोजेंसिस में, ग्लूकोज बना लेगी। अगर ग्लूकोज बन गया, लगा की ज़रूरत नहीं है तो फैट बना लेगी। मतलब कहीं ना कहीं यूज कर लेगी, रख लेगी। लेकिन इनका काम हमारे लिए नहीं है। इनको हमने बनाया NH2 को कन्वर्ट कर दिया NH3 में, अमोनिया में। अब आप एक लाइन याद रखना, अमोनिया चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, कोई लिविंग हो, सबके लिए हार्मफुल होता है। कभी कभी टीवी में ऐड भी आता था पहले हेयर डाई का कि इसमें अमोनिया नहीं है। अमोनिया नुकसान करता है बेटा, बहुत टॉक्सिक होता है। एक्सक्रीशन में बताऊंगा। हम लोग चलो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेंगे यूरिया में। बहुत सारे एनिमल हैं जिनमें अमोनिया बना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत डिफ्यूज करके बाहर निकाल देते हैं। जो पानी वाले हैं, मर भी सकता नहीं, मर जाएगा, हो सकता तो है ही नहीं है। ठीक है, कन्फर्मेशन है यहाँ पे। तो बेटा ये अमोनिया है, अमोनिया गैस हमारे लिए हार्मफुल है। कैसी है? हार्मफुल। अरे अमोनिया आप यही समझ लो, आप कभी कभी पुराने बस अड्डे की और रेलवे स्टेशन की ओर जल्दी में भाग रहे हो तो पीछे वाले रास्ते से देखो, वहाँ जहाँ लोग यूरिन किए रहते हैं, वहाँ से अजीब सी बदबू आती है ना, अजीब सी, जो बर्दाश्त नहीं होती, वो अमोनिया की बदबू है। पता ही नहीं, क्योंकि यूरिन हमारा जब ज़मीन पे पड़ता है तो बैक्टीरिया उसको तोड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी टॉपिक आप मैं पढ़ाऊँगा कि कहाँ कहेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप सब कुछ है, बट कंसेप्ट के अनुसार चलोगे तो मज़ा आएगा। ये अमोनिया हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है। तो ये अमोनिया वहीं पर जहाँ पर डीएमिनेशन हो रहा है, आपके सेल के अंदर बनने वाले CO2 के साथ मिलेगा। मिलने के बाद ये दोनों एक साइकिल में जाएंगे। इस साइकिल में इनको मिल जाएगा एक नया दोस्त, उसका नाम है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन क्या करेगा? इनको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया में। और यूरिया यूरिन की सहायता से बाहर आ जाएगा। कुल मिला के एक्सेस अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू यूरिया और पास थ्रू यूरिन। अब एग्जामिनर अंकल का गेम। एग्जामिनर अंकल ने सवाल पूछा,
एक इंसान, देखो गौर से, जो रात को खूब प्रोटीन खाता है, केवल प्रोटीन खाता है, मीट खाता है, वैसे तुम खाती नहीं हो हमें पता है, नहीं हमें पता है, मीट खाता है या प्रोटीन डाइट लेता है, कोई भी इंसान, आप उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इंसान ले लिया, कोई भी एक कोई इंसान है दुनिया में जो प्रोटीन डाइट लेता है, प्रोटीन मिल्क लेता है, प्रोटीन डाइट लेता है, प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट लेता है या मीट लिखता है, कुछ भी लिख दे एग्जामिनर, बस प्रोटीन होना चाहिए। उस सुबह या फिर आगे उसके यूरिन में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? NH3 की नहीं बेटा, यूरिया की। किसकी होगी? यूरिया की। NH3 कहाँ हम निकाल सकते हैं? हमारे लिए टॉक्सिक है। ठीक, ध्यान देना कि कोई भी अगर मीट खाए, प्रोटीन रिच डाइट खाए, तो उसमें क्या होगा? यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। हो गया सर? यूरिया बेटा मैं बताऊँ, अमोनिया से कम टॉक्सिक यूरिया से कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। और सुनो, अमोनिया को चाहिए ज़्यादा पानी, यूरिया को चाहिए कम पानी, यूरिक एसिड को चाहिए बिल्कुल कम पानी। यूरिक एसिड वो जानवर निकालते हैं जिनके सराउंडिंग पानी नहीं है, जैसे छिपकली, बर्ड्स। कभी बर्ड्स को देखा बीट करते हुए? गिरता है तो ब्राउन के साथ सफ़ेद कुछ गिरता है, होता ना, सफ़ेद छींटे जो होते हैं यूरिक एसिड है। छिपकली जब पूँछ उठा के गिराती है तो काले इजेशन मैटर के ऊपर सफ़ेद डॉट सा पड़ा होता है ना, वो यूरिक एसिड है। सेमी सॉलिड ये है आपके अगले वाले उसमें चैप्टर नंबर 19 में लिखाऊंगा। चलो लिखते हैं हम लोग, सिमुलेशन ऑफ अमीनो एसिड। लिखो, अमीनो एसिड यूटिलाइज इन हाँ इन प्रोटीन सिंथेसिस। तुम सिर पे हाथ क्यों रख के बैठे? ये चिंता है, कोई दुख है क्या? नहीं, देखो अक्सर हम मानव समाज में क्या होता है, ज़्यादा दुखी होता है तो ऐसे करके बैठता है। ऐसे ना बैठो, आप बैकबोन सीधे करके बैठो, समझ में अच्छा आता है। और तुम्हारी ट्यूशन कब ख़त्म हो जाती है? फिर शाम को 5 बजे तक यहाँ क्या करते हैं? चले जाते हो? अच्छा, तुम चले जाया करो या फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा जो मानना है, घर से अच्छा पीसफुल जगह कहीं नहीं होता पढ़ने के लिए। आप अपने घर में अपने लिए कोशिश करो, एक कमरा निकाल लो अलग, अपना वहाँ चेयर टेबल और बुक सजाओ। बेटा उससे बढ़िया जगह कुछ नहीं है। आप वहाँ पढ़ाई करो, आराम से अपना पानी वानी लेके बैठो। और वो जगह ऐसी है ना, आप पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इवन आप पढ़ोगे, हफ्ते भर आपकी मदर आपको पढ़ते देखेंगी, आपके टाइम पे आपको देख लिया, आप पढ़े हो ना, तो आपका नाश्ता, आपका फ्रूट, आपका मिल्क, सब कुछ आपके पास आएगा। यहाँ लाइब्रेरी में क्या होगा, आप पढ़ रहे हो, एक दोस्त बहुत पढ़ रहा है भाई, चल कुछ खाते नहीं यार, ये करना है, अब कौन सा डॉक्टर बना जा रहा है, 2 साल बाद एग्जाम है, चल कुरकुरे खिला के लाते हैं। सही है ना? यहाँ डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो, सच बता रहा हूँ। तो इसलिए घर से बढ़िया आइसोलेटेड पीसफुल जगह कहीं नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सही भी है, बट आप कहाँ कंफर्ट हो आप देख लेना। मेरे हिसाब से लगता है कि घर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कई लोग तो कहते हैं घर ही में जी नहीं लगता क्यों जयवीर? कई होंगे ऐसे, देखना तुम्हारे आसपास होंगे 2-4-10 दोस्तों में होते, यार छोड़, अगर उनसे कहो घर चलना है, घर अच्छा तुम्हारा दोस्त है क्या है? अच्छा चलो लिखो, कहाँ थे? प्रोटीन सिंथेसिस, फुल स्टॉप लिखना। लिखो बेटा, एक्सेस अमीनो एसिड कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। एंड रिमूव फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। डायरेक्ट लिख लो कि यूरिया के फॉर्म में निकलते हैं। रिमूव फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। बेटा अब यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखाऊंगा, यूरिया फॉर्मेशन, डीएमिनेशन होता कहाँ है, और ये जो प्रोसेस है पूरा मैकेनिज्म, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट सवाल आता है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। यूरिया फॉर्मेशन पूरा टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, ऑर्निथिन साइकिल वगैरह सारा, यहाँ पे 4-5 कंपाउंड होते हैं, सारा लिखवाता हूँ। जबकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं, आपके एनसीईआरटी में सीधे यूरिन फॉर्मेशन है, लेकिन इसको कराता हूँ क्योंकि उसमें सवाल आता है सिट्रुलिन क्या है, अर्जिनेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, कितने अमोनिया यूज होते हैं यूरिया बनाने के लिए, तो कार्बोमॉइल फॉस्फेट में एटीपी कितनी लगती है। तो ये सारी मैकेनिज्म बताना थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। अब ये ना समझना कि एक्सेस बता रहे हैं, बेटा एक्सेस तो है एनसीईआरटी से, बट एग्ज़ाम के लिए एक्सेस नहीं है।
मैं आपको बता दूं, नीट सक्सेस में कुछ नहीं पढ़ाता। ये अलग बात है कि लोग कह रहे हैं ये बहुल लिखा देते हैं, वो आपको लगता है क्योंकि अभी आप पेपर नहीं देखते हो, आप एनसीईआरटी मैच करते हो, तो पेपर देखोगे लगेगा अरे यार ये तो सही बात है, या फिर कभी को कम लगेगा यहाँ तो ये बात तो लिखा ही नहीं है। तो इसलिए बेटा ये एक्सेस नहीं है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं ज़्यादा लिखा रहे हैं, तो ये आप बहकना मत कि नहीं वाकई ज़्यादा लिखा रहे हैं। बेटा ज़्यादा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक, ध्यान देना। चलो कहाँ था बेटा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, आगे लिखना। अब सवाल है कि यूरिया फॉर्मेशन होता कहाँ है, लिखना डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। लिखो बेटा डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मतलब अमीन ग्रुप का निकलना, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन both occurs in deamination and urea formation। इसने क्या लिख रखा है, सही लिख, हाँ वो बेटा पढ़ने में वो फॉर्मेशन ही लिख रखा है। डीएमिनेशन यूरिया फॉर्मेशन बोथ अकर्स इन, कहाँ पाई जाती हैं, बोथ अकर इन लीवर, दोनों कहाँ होती हैं, लीवर में होती है, बोथ अकर इन लीवर। हो गया, फुल स्टॉप। अच्छा एक बात बताना बेटा, आप इंसान हो, इंसान के लीवर में कितने लोब होते हैं, याद है ना, याद रखना बेटा, क्योंकि कहीं कहीं आंसर 5 दिया हुआ है, वो एक्चुअल में 5 क्या है मैं बता दूंगा। एक्चुअल में राइट में ना पीछे 3 उभार होते हैं, उस उभार को जोड़ लिया जाता है। विशेष तौर से रैबिट के केस में 5 होता है, आपके केस में 2 ही होता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है बाई लोब्ड। कई जगह ऐसे गाइड के बुक के और आपके साथ दिक्कत हो जाती है, उसे थोड़ा ध्यान रखना है, वरना नीट में गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक। इतना कर लिया। इसके बाद बेटा अब हम लोग लिखेंगे ये जो भोजन हमने एसिमिलेट किया है, एसिमिलेशन के दौरान हमारे पास दो दे रखा ना, मैमल कंसीडर करके। रैबिट को आप काट के मैन बना लेना, क्योंकि मैं समझ गया गाइड ने क्या किया होगा। अब तो रैबिट की फिजियोलॉजी हटा दी गई, ह्यूमन है, उन्होंने आंसर तो करेक्ट 2 कर दिया, सवाल एडिट नहीं किया। रैबिट को मैन कर लेना, क्योंकि रैबिट में वाकई 5 होता है, रैबिट को मैन कर लेना। एक्चुअल में आजकल जितनी गाइड आई है ना, तो उन्होंने पीछे की सबको ह्यूमन के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट कर दिया, ह्यूमन के अकॉर्डिंग करेक्ट कर दिया। दिक्कत क्या होगी, सवाल तो करेक्ट किया नहीं, वहाँ से फिर इनको हटा देना चाहिए था रैबिट ना। चलो आगे कर लेना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें बेटा, जो चलो एक हेडिंग बनाना, कैलोरिफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। वैसे पढ़ना केवल फिजियोलॉजिकल होता है, बट हम लोग दोनों कैलोरिफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, कैलोरिफिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें डिफाइन करना है कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। सुनो बेटा, इधर कैलोरिफिक वैल्यू होती है अगर भोजन को, जैसे हमने 1 ग्राम फूड लिया, उसको ला करके लैब में टेस्ट ट्यूब में, जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, उसमें उसको बर्न किया तो कितनी एनर्जी मिली, वो कैलोरिफिक वैल्यू है। अब जब आप उसने उसको खाया तो आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी मिली, वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। आप कहोगे इसमें फ़र्क क्या है, दोनों जब बराबर मिलेगी। नहीं बेटा, जब आप सरकारी डॉक्टर लगोगे ना, आपको जो लेटर मिलेगा ना ज्वाइनिंग का, उस पर सैलरी कुछ ज़्यादा लिखी होगी और अकाउंट में कम आएगी। जो ज़्यादा लिखी होगी ना वो कैलोरिफिक वैल्यू है, जो आपके पास आएगी ना वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। लिखी होती इतने लाख, उसमें से कट के आती है, टैक्स कट के आता है ना। तो उसी तरह कैलोरिफिक वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू में डिफरेंस होता है कि कैलोरिफिक वैल्यू हमेशा फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है। ये चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर अंकल ने एक बार पूछ लिया कि कैलोरिफिक वैल्यू फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ज़्यादा क्यों होती है। अब हो गया रोड़ा।
वो तो बेटा इकोसिस्टम में लिंडमैन का रूल है, कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी जाती है, बस 10% लोअर नहीं 10% ही जाती है, लिंडमैन। चलो बेटा सुनना, जब हम बॉम्ब कैलोरी मीटर में या फिर खुले जगह पे हम भोजन को जलाते हैं तो पूरी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और जब हम सेल में बर्न करते हैं तो हम वो एनर्जी देखते हैं कि हमारी सेल ने कितना यूटिलाइज की। बेटा जहाँ भोजन बर्न होता है अगल बगल हीट भी तो जनरेट होती है, जो मीडियम का टेम्परेचर राइज करने में एनर्जी लॉस हो गई उतना माइनस हो जाती है कैलोरीफिक वैल्यू से। ध्यान देना कि कैलोरीफिक वैल्यू में तो पूरी एनर्जी आती है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जब सेल में हम पैदा करते हैं एनर्जी, तो जो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं फिजियोलॉजिकल है, जितना हीट के फॉर्म में लॉस कर गई वो डिफरेंस हो गया, वो कम हो गया, कहाँ से? कैलोरीफिक वैल्यू से। उतनी ही डिफरेंस आता है। अब आप देखो जब भागते हो खूब एनर्जी पैदा करते हो, अगर हीट ना जनरेट हो तो आपको पसीना ही ना हो, आप पूरी एनर्जी अगर कंज्यूम कर जाओ तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़े ही ना, ये वाला डिफरेंस आता है। नोट कराओ, लिखो, कैलोरीफिक वैल्यू इज total amount of energy released after burning of food in बॉम्ब कैलोरी मीटर, BOMB, बॉम्ब कैलोरी, CALORIMETER, बॉम्ब कैलोरी मीटर। while physiological value is amount of energy utilized in body after burning of food, utilized in body after burning of food। हो गया? लिखना, फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज लोअर देन कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज लोअर देन कैलोरीफिक वैल्यू because little amount of energy consumed in temperature rising in surrounding। हो गया बेटा? टाइम देखना एक बार। 20 हो गए। तो मैं टेबल बनाऊं फिजियोलॉजिकल वैल्यू की, क्लास छोड़ूं? छोड़ दें, चलो ठीक है।